नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में मैकियावेली के बारे में हमने कुछ तथ्यों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया। उन कंसेप्ट्स को हम जब अध्ययन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो आज का जो हमारा बिंदु है वह है कि मैकियावेली अपने टाइम या अपने समय में आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में किस तरह से अपने आप को स्थापित कर सके, या वो कौन से कारण रहे कि जिनके माध्यम से मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक पाश्चात्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से माना जाता है। मैकियावेली के जो विचार हैं मध्य युग की समाप्ति एवं आधुनिक युग के प्रारंभ के एक प्रतीक हैं, एक इस तरह के लक्षण रखते हैं कि मध्य युग का जो समाप्ति काल है होने के बाद आधुनिक युग का जो प्रारंभिक दौर है या आधुनिक युग का जो इन्फेंसी शैशवावस्था जो पीरियड है वह अपने आप में मैकियावेली के टाइम से ही प्रारंभ होता है। तो हम इस बिंदु को स्पष्ट करेंगे। विवेचना की दृष्टि में हम देखते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता भी कहा जाता है। जिस तरह ध्यान रखें विद्यार्थियों, हम भारतीय राज व्यवस्था या भारतीय राजनीतिक जो वैचारिक व्यवस्था है, विचारों का जो इतिहास है भारतीय राजनीति के संदर्भ में, उसमें हम आधुनिक युग का प्रारंभिक सूत्रपात राजा राम मोहन राय से मानते हैं। उसी प्रकार मैकियावेली को भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में आधुनिक युग का प्रारंभिक सूत्रधार मानते हैं। यह हम इसलिए स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हमें इस तरह का ध्यान भी रखना चाहिए कि भारतीय संदर्भ में हमारे यहाँ आधुनिक विचारकों का जो दायरा है या प्रारंभिक जो विचारक है वे अपने आप में कौन से हैं। तो ध्यान रखें, राजा राम मोहन राय हैं। इसी प्रकार मैकियावेली के बारे में हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो आधुनिक युग के जो सूत्रधार हैं वो इनके समय से ही मैकियावेली को मानते हैं। राजनीति को नैतिकता से पृथक किया, तो ये अपने आप में जो बिंदु है यह बड़ा ही आधुनिकता को धारण किए हुए है कि किस तरह की उन्होंने तब्दीली की, किस तरह का विभेद करके अपने विचारों के माध्यम से अंतर स्पष्ट किया कि ये जो प्राचीन युग है उसकी समाप्ति या मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का जो प्रारंभ है उसमें उन्होंने प्रमुख जो विचार है वह नैतिकता से राजनीति को दूर किया। नैतिकता से राजनीति को दूर करने के पीछे मैकियावेली का जो मंतव्य है वह देखिए एक स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि तत्कालीन राजनीति जो इटली में इटालियन कल्चर में चल रही थी वह अपने आप में बड़ी ही आंदोलनकारी, बड़ी ही भयावह स्पष्ट रूप से दिखाई दी। और इस दृष्टिकोण को देखते हुए मैकियावेली ने अपने आप को उन विचारों से संपादित करते हुए इटली के सामने इस तरह का स्पष्ट व्यक्तिगत विचार रखा कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक इस तरह का सूत्रपात करना होगा कि जिससे बिना किसी बाधा के इटली अग्रिम पंक्ति में जाने की ओर तैयार रहे, और उसी आधार पर नैतिकता को उन्होंने राजनीति से अलग करने का भरसक प्रयास किया। तो हमें ये भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए, धर्म का भी राजनीति से विच्छेद करना मैकियावेली का प्रमुख बिंदु है, जो कि हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। फिर है राष्ट्रीयता का समर्थक। देखिए, कोई भी विचारक हो वह अपने आप में महान जब कहलाता है तब वह राष्ट्रीयता की भावना से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख सूत्र के रूप में समाहित करता है और राष्ट्र के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा स्पष्ट रूप से उनके सामने संप्रेषित करता है कि जिसके माध्यम से वह
राष्ट्रवादी भावना का अपना परिचय दे सके। देखिए, ध्यान रखने वाला तथ्य ये है कि मैकियावेली अपने आप में राष्ट्रीय भावना से पूरी तरह से प्रभावित थे और उस प्रभाव के कारण ही उन्होंने राजनीतिक चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया था। राष्ट्रीय राज्य, जिसको हम कहेंगे नेशनल स्टेट्स, जिसमें नेशनलाइजेशन का, राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण भाव छिपा हुआ है और उसी कारण से राष्ट्रवाद की भावना के माध्यम से मैकियावेली को अन्य राष्ट्रीय विचारकों या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के विचारकों के संदर्भ में सबसे अलग श्रेणी में रखने के लिए तैयार रहना होता है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था का जो विचार है वह मैकियावेली के दृष्टिकोण में राजनीति का जो संबंधित विचार है, आधुनिक युग के आरंभ के प्रतीक इसलिए कहे जाते हैं। उन्होंने संघात्मक व्यवस्था की कल्पना की। मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ का विचार भी रखा। कॉमनवेल्थ का विचार, जन कल्याण का विचार रखने का उनका मंतव्य उन्होंने अपनी प्रख्यात कृति द प्रिंस में स्पष्ट रूप से राज्य की समस्त इकाइयों को एक बार अपने अधीन कर लेने की बात कही और फिर इकाइयों में कुछ सीमा तक शक्तियों का विभाजन करने की भी बात कही, क्योंकि मैकियावेली को यह भय था कि इटली कहीं छिन्न भिन्न न हो जाए। कई छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बंटने के कारण मैकियावेली उस कगार पर था कि स्पेन एवं फ्रांस द्वारा उनको कहीं आधिपत्य की श्रेणी में न रख लिया जाए। इस दृष्टिकोण को भांपते हुए मैकियावेली के जो दूरदर्शी विचार थे वे अपने आप में उन्हें आधुनिक विचारकों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा यहाँ कि राज्य को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ये तथ्य की दृष्टि से मैकियावेली के विचार को स्पष्ट रूप से उस संकेत की ओर ले जाता है जो कि अपना एक विश्व परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक ऐसे राज्य की निर्माण लीला की बात करते हैं मैकियावेली। एक ऐसे विचारक हैं, आधुनिक बनाने के या राज्य को बताने के पीछे मनुष्यों के जीवन के अधिकारों की घोषणा करने वाली बात हो या उनके व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से राज्य के निर्माण के या कुछ तब्दीली लाने के, कुछ अंतर लाने के लिए व्यक्ति को महत्वाभी या व्यक्ति के यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन या जो इंडिविजुअलाइजेशन की बात है उसके माध्यम से भी मैकियावेली के विचारों में आधुनिक जागरण की या आधुनिक विचारक की भावना को देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्रजातंत्र वाला बिंदु है, इसके अंतर्गत भी राज्य में प्रजातंत्र की स्थिरता की जो स्थिति को उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रभावी माना एवं उस पर जोर दिया। यह भी आधुनिकता की दृष्टिकोण से समर्थक इसका प्रमुख बिंदु माना जाता है। इसका समर्थन करके कहीं ऐसा हमें दिखाई दिया जाता है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थिरता पर भी उनका संकेत स्पष्ट है। फिर है व्यक्तिवाद का आंदोलन चलाया। मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक विचारों को इस युग का प्रतीक माना जाता है क्योंकि उसने मनुष्यों के जीवन अधिकार की जो घोषणा की तथा व्यक्ति को महत्ता प्रदान की। तो यहाँ व्यक्तिवाद की जो आंदोलनकारी नीति है उसके भी सूत्रधार के रूप में इन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में प्रमुख रूप से गिना जाता है। फिर है प्रजातंत्रवादी। मैकियावेली ने राजतंत्र का समर्थन तो इटली की विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इन कारणों को साथ चलते अनावश्यक रूप से मानते हुए फिर भी उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने बताया कि राजतंत्र केवल राज्य का निर्माण करता है, उसे चलाने के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही सर्वोत्तम मानी है। देखिए, तत्कालीन यहाँ एक बात निकल के आती है कि मैकियावेली ने तत्कालीन परिस्थितियों को वहाँ देखा और उन परिस्थितियों में हम प्रजातंत्र की बात करें तो वो कहीं
वहाँ इतना प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाती जितना कि राजतंत्र की जो प्रणाली है उसको प्रमुख वहाँ अपना स्थान देना पड़ा। लेकिन उसके कारणों को, उसकी बुराइयों को भी मैकियावेली अपनी दूरदृष्टि में रखते थे और उन्होंने प्रजातंत्र के भाव को यहाँ इस तरह से संप्रेषित या प्रवाहित करने के लिए प्रयास किया कि भविष्य की दूरगामी जो योजना है उसमें एक उत्तम शासन की हम बात करें तो आवश्यक है कि वहाँ पर लोकतंत्र ही सर्वोपरि शासन या सर्वश्रेष्ठ शासन की श्रेणी में माना जाता है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में हम ये भी विश्लेषण कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों के रहते हुए भी जो भविष्य की निर्माण नींव थी उसके लिए प्रजातंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ या उत्तम शासन मानने के लिए जो आधुनिक विचारों का प्रभुत्व है वह मैकियावेली को एक अलग स्थान रखता है, मैकियावेली को एक अलग स्थिति प्रदान करता है जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र को सर्वोत्तम उत्तम शासन प्रणाली के रूप में डनिंग ने इस संबंध में लिखा है कि कभी कभी प्रथम आधुनिक विचारक मैकियावेली को कहा जाता है। यह कहना उतना ही सत्य है कि मैकियावेली मध्ययुग का अंत करता है और आधुनिक युग का निर्माण, मध्ययुग का अंत और आधुनिक युग का निर्माण। तो ये इस कोटेशन के द्वारा स्पष्ट डनिंग द्वारा किया गया है कि मध्ययुग की समाप्ति करना एवं आधुनिक युग का सूत्रपात करना मूल रूप से मैकियावेली का विषय दृष्टिकोण रहा है। तो ये स्पष्ट इस बात को यहाँ हम करते हैं और इस विचार को हम स्पष्ट रूप से अपने जहन में समाहित करेंगे राजनीतिक विज्ञान के स्कॉलर होने के नाते कि आधुनिक राजनीतिक विचारक का जो प्रथम वैचारिक दृष्टिकोण है वो सर्वप्रथम निकोलो मैकियावेली के द्वारा ही दिया गया था। तो ये बात यहाँ स्पष्ट रूप से हम इंगित करते हैं। धन्यवाद।